चलो, तो कल वाला मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, देखें ताकि वो रिकॉर्ड में चला जाए, क्योंकि अलग से टाइम होता नहीं मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए। तो कल अपन पढ़े थे कलांतर के बारे में। क्या पढ़ा था? कलांतर। कितना नंबर था अभी? 11 नंबर था क्या? 12 था। ओहो, पेन से तारों वाली सिर्फ की पेशेंस यार। तो अपन बात करे थे कलांतरी। किसकी बात कर रहे थे? कलांतरी। 11 नंबर था भैया? 12। तो बात करे थे अपन कलांतर के बारे में। तो अपन ने कहा था कि जो प्रत्यावर्ती राशियां होती हैं, तुमने कहां तक पढ़ ली थी? पढ़े कहां तक ली थी? 40 तक याद हो गए? आज के लिख 40 तक है? हाँ याद कर। तो अपन बात करे थे कलांतर की। तो अपन ने कहा था जब भी आपकी दो प्रत्यावर्ती राशियां, कितनी राशियां? दो प्रत्यावर्ती राशियां एक ही अक्ष पे हो। कौन से अक्ष पे हो? एक ही अक्ष पे हो, अलग अलग अक्ष में नहीं, एक ही अक्ष पे। और वो अक्ष का नाम है ओमेगा टी। क्या है? ओमेगा टी। बताया था यहां तक। तो उस अक्ष का नाम है ओमेगा टी। अब अपन कहे बच्चों देखें कि अगर आपके पास दो प्रत्यावर्ती राशियां, ये तो क्या है? एक है, ये है वी, और दूसरा अपने पास क्या होगा? आई। दूसरा क्या होगा? आई। दो वी भी हो सकते हैं, दो आई भी हो सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर आपके पास दूसरी राशि है आई, जहां वी जा रहा है वहां क्या जा रहा है? आई। यानी दोनों समान समय पे क्या हो रहे हैं? जीरो हो रहे हैं। दोनों समान समय पे क्या हो रहे हैं? अधिकतम हो रहे हैं। दोनों समान समय पे क्या हो रहे हैं? न्यूनतम हो रहे हैं। तो इनके बीच में कोई फेज कलांतर नहीं होगा। तो यहां पर जो फेज कलांतर आपको मिलेगा फाई, वो कितना मिलेगा? जीरो। कितना मिलेगा? जीरो। और ये जो फेज कलांतर फाई है वो जीरो कौन से भार के लिए मिलेगा? अरे कौन से भार के लिए मिलेगा? प्रतिरोधी भार के लिए। कौन से भार के लिए? तो जब भी आपका प्रतिरोधी भार होगा, आर होगा, तो आर में जहां वी होगा वहीं क्या होगा? आई होगा। जहां वी होगा वहीं क्या होगा? आई। तो प्रतिरोधी भार में जहां, अगर प्रतिरोधी भार आर है तो जहां वी होगा वहीं क्या होगा? आई। तो आर में हम दोनों क्या है? साथ हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई फेज कलांतर नहीं होगा। तो अपने कहा था अगर अपन इसके समीकरण लिखते हैं ताक्षणिक मान, कौन से मान के? तो दोनों हमेशा कहां रहेंगे? ओमेगा टी पर। कहां रहेंगे? ओमेगा टी पर। तो अपन ने कहा कि अगर मैं वी को लिखता हूं वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, अगर मैं वी को लिखता हूं वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, तो आई को मैं क्या लिखूंगा? आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। यानी इनके बीच में कोई फेज कलांतर नहीं होगा। तो अगर आपका शुद्ध प्रतिरोधी भार है तो वोल्टेज और धारा के बीच में कोई फेज अंतर नहीं होता है। कल याद होगा सबको? मैं वापस रिपीट करा हूं देखिए ताकि ये क्लास रिकॉर्ड में चली जाए वापस, ठीक है भी। अब देखें भी, तो यहां पर अपने आर के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? आर। अब आर के बाद अपने कहा जमाना आया एल का। किसका आया? एल का। एल फॉर लड़का, और वी यहां पे क्या है? लड़का, और आई क्या है? लड़के। तो जब आपके पास एल है, इंडक्टर है, तो इंडक्टर में है कि जो वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री क्या है? आगे है। इंडक्टर में जो वी है वो धारा से 90 डिग्री क्या है? वी आई से 90 डिग्री क्या है? आगे है। अब जो आगे होगा वो मुंडी घुमाएगा क्लॉकवाइज। क्या घुमाएगा? क्या घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो उसको जो पीछे आता हो दिखाई देगा? नहीं देगा। और यहां पीछे आती हुई क्या दिखाई देगी? धारा। क्या दिखाई देगी? धारा। तो मैंने कहा बच्चों देखें, इसके अपन दो फेजर आरेख बना सकते हैं। कितने फेजर आरेख बना सकते हैं? दो। अब देखें, अगर मैं वी को यहां बिठाता हूं, अगर मैं वी को यहां बिठाता हूं, और यहां पे कौन बैठा है? ओमेगा टी, और ओमेगा टी बराबर कितना है? जीरो। अगर मैं वी को यहां बिठाता हूं तो वी जब यहां बैठा होगा तो मुंडी क्या घुमाएगा? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब 90 डिग्री घुमेगा तो क्या दिखेगा इसको आती हुई? धारा। 90 डिग्री में क्या आती दिखेगी? धारा। समझ में आया कि नहीं है? अब अगर अपने पास इसका अपन ताक्षणिक मान लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहां पर v बराबर कहां बैठा है? ओमेगा टी पर। जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं? पीछे। अरे जो यहां पे इस साइड में आएगा, जिनके नंबर क्या आते हैं? माइनस में, वो कहां होते हैं? पीछे या नीचे होते हैं। तो अब यहां पे ओमेगा टी में से कितना घटाना पड़ेगा? पाई बाई 2। तो अगर मैं यहां पर v बराबर लिखता हूं 10 साइन ओमेगा टी, v बराबर क्या लिखूंगा? 10 साइन ओमेगा टी। तो बताओ आई बराबर क्या लिखूंगा? 10 साइन, 10 लिख लो कोई बात नहीं, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2। बताओ समझ में आएगा नहीं है?
अगर आपके पास ये फेजर आरेख बनाया गया है तो वोल्टेज और धारा के ताक्षणिक मान इस प्रकार लिखे जाएंगे। समझ में आ गया? क्या हो गया? समझ में आ गया सभी को? अरे समझ में आ गया? ठीक है, तुम क्या लोड मत लो भी, तुम लाइक वाइक का लोड मत लो। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अकेला चल सकता हूं, ठीक है भी, मैं परवाह नहीं करता हूं। ठीक है, अब तो मेरे पास बहुत कुछ है, जब कुछ नहीं था तभी परवाह नहीं की मैंने, तो तुम लोड मत लेना इस बात का। मैंने तो कन्वर्सेशन बताया, मैंने आपको क्या बताया? कन्वर्सेशन। तो लोड मत लेना तुम, ठीक है भी, मैं बहुत अलग हूं, मैं बहुत अलग हूं, जो मैं सोच लेता हूं वो कर देता हूं भी, ठीक है, मेरा बहुत अलग माइंड सेट चलता है, तो आप लोड मत लेना, इधर समझने की कोशिश करना, ठीक है भी। तो अगर माइनस है तो क्या लगाएंगे? पीछे। तो अब धारा अपने पास क्या है? पीछे। अब इसका जो दूसरा डायग्राम, अगर अपन इसका फेजर एक दूसरा बनाते हैं तो वो कैसे बन सकता है? अब अगर अपन जहां पर V बैठा है वहां क्या बिठा दें? I को। जहां V बैठा है वहां क्या बिठा दें? I को। तो अगर आपका I बैठा है ओमेगा टी पर, I कहां बैठा है? ओमेगा टी पर, तो बताओ V कहां बैठेगा? इससे 90 डिग्री आगे, और जिनके नंबर प्लस में आते हैं वो क्या जाते हैं? आगे। तो बताओ इस बार माइनस में क्या लगाएंगे? प्लस। तो इस बार बताओ V को यहां बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे? तो V यहां बैठेगा। अब भी फेज एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब आपकी इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसके अकॉर्डिंग तो ये थी, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? चेंज। अगर आपका V, अब अपन V को क्या लिखेंगे? 10 साइन ओमेगा टी, क्या लिखूं बताओ? प्लस पाई बाय 2, प्लस पाई बाय 2। समझ में आ गया? प्लस पाई बाय 2। तो बताओ I को क्या लिखेंगे? 10 साइन ओमेगा टी। बताओ समझ में आई नहीं है? माइनस नहीं लगेगा इस पर, तो I यहां पे बैठा, कहां पे? ओमेगा टी पर। तो अगर I ओमेगा टी पे बैठा है तो V कहां बैठेगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 पर। बताओ 90 डिग्री आगे गया नहीं गया? अब समझ में आ गया? तो दो फेजर आरेख हैं, दोनों से आपकी इक्वेशन अलग अलग बनती भी। अब आपको लगता है कि सर ये क्यों बता रहे हैं? आपको ये भी लग रहा हो कईयों को कि ये क्यों बताया जा रहा है? देखो, एग्जामिनर के मूड का कोई पता नहीं होता है, वो आपसे ये एग्जाम में ये डायग्राम दे दे और वो आपसे पूछे ताक्षणिक मान के क्या लिखो? समीकरण लिखो। क्या लिखो? समीकरण। वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आपको उसका आंसर आना चाहिए। जब आपको पूरा इंडक्टर आता है तो बताओ ये आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है, क्या दिक्कत है? अब मैंने कहा आज जमाना किसका है? सी का। आज जमाना किसका है? सी का। तो कैपेसिटर में अपने कहा था धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है? आगे। अगर कैपेसिटर है तो धारा वोल्टेज से क्या? 90 डिग्री आगे। तो कैपेसिटर में अपने क्या कहा कि जो I है वो V से 90 डिग्री क्या है? आगे है, 90 डिग्री आगे है भी आगे। अब अपने पास फिर दो फेजर आरेख बन सकते हैं कि अगर मैं यहां पर बनाता हूं I को, किसे बनाता हूं? I। अब I बैठा है ओमेगा टी पर, तो बताओ V कहां बैठेगा? इसे 90 डिग्री पीछे आगे, 90 डिग्री पीछे। तो यहां बैठ के मुंडी क्या घुमाने वाला है? क्लॉकवाइज। क्या घुमाएगा? जब इस एरिया में आएंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस, और ऊपर जाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस। तो अब अपने क्या लिखेंगे? V। एंगल अभी भी कितना डिग्री है? अब अगर अपन इसकी इक्वेशन अब बनाएंगे तो यहां से इक्वेशन क्या बनेंगी? I बराबर लिखेंगे 10 साइन, बताओ क्या लिखूं? ओमेगा टी। I बराबर क्या लिखूंगा? 10 साइन ओमेगा टी। I कहां बैठा है? ओमेगा टी पर। तो बताओ ये V कहां बैठा है? फिर पाई बाय 2 पीछे। तो अपन V बराबर क्या लिख देंगे? 10 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बताओ समझ में आएगा नहीं है? अरे समझ में आ रहा है? आज बढ़िया, और समझ में आ रहा होगा। जो कल नहीं आए थे उनको आज समझ में आ रहा होगा। अगली बार छुट्टी मत मारना, तो कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अब अपने बात देखें, अगर मैं इसको वापस लिखूं, अगर जहां पर I को बिठाए वहां किसे बिठाएं? V को। अब यहां किसे बिठा दिया अपने? V को। अब बताओ V कहां बैठा है? ओमेगा टी पर। इस V से धारा कितने डिग्री आगे होती है? 90 डिग्री। तो बताओ I यहां बैठेगा नहीं बैठेगा? जब I यहां बैठेगा तो अभी अंतर कितने डिग्री है? तो बताओ क्या लिखेंगे इक्वेशन? V बराबर क्या लिखेंगे? 10 साइन ओमेगा टी। सही है क्या? V बराबर क्या लिखेंगे? 10 साइन ओमेगा टी। तो फिर I बराबर क्या लिखेंगे? 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। समझ में आया कि नहीं है? अब बताओ सब लिखना सीखे क्या? तो अगर ये डायग्राम तो ये आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? अब आप देखो बच्चों, देखें सबसे बात, आपको सबसे बड़ी जो आप में दिक्कत है, आप क्या करते हो यहां अच्छे समझते हो पर इसको जाके घर पे अच्छे समझते हैं नहीं हो। आज वो नहीं आया ना हेमंत कुमार, नहीं, तो कल उसका इलाज हो गया था। अगर आप पढ़ के नहीं आओगे मैं आपको क्लासों में बिठाने वाला नहीं हूं, ठीक है भी?
जो आदमी यहां 5 घंटे पढ़ के जा रहा है और घर पे 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहा है तो यहां आने के लायक नहीं है। आप मेरी कोचिंग डिजर्व नहीं करते हो। अगर हम 5 घंटे पढ़ा रहे हैं तो आपको 5 घंटे घर पे आके जाके पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं यहीं पढ़ के जाऊं तो आप विवेकानंद नहीं हो। तो अगर आप यहीं पढ़ के जाके नौकरी लग सकते हो तो फिर आप कोई और कोचिंग सेंटर ढूंढ लें। जब तक आप घर पे जाके नहीं पढ़ोगे, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अच्छा है पढ़े ही मत। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद करो और अपोजिट में हमारा समय भी क्या करो, बर्बाद करो। इससे अच्छा आप पढ़े ही मत। ठीक है भी, क्योंकि सिलेक्शन सोचने से नहीं आते हैं, नहीं आते ना, केवल सोचने से सिलेक्शन नहीं आते। सिलेक्शन तब आते हैं जब आप सोचे हुए पे क्या करो, काम करो। क्या करो, काम करो। काम आपसे हो नहीं रहा, पढ़ाई आपसे हो नहीं रही, तो पढ़ाई नहीं हो रही है तो कर क्यों रहे हो फिर? आराम से पैकअप करें, घर पे जाएं, बढ़िया एंजॉय करें लाइफ का। ठीक है भाई, अब आपने आर के बारे में पढ़ लिया, एल के बारे में पढ़ लिया और वी के बारे में, सी के बारे में, तो तीनों के बारे में इक्वेशन समझ में आ गई। फिर अपन ने कहा था कि अगर आपको ताक्षणिक मान के समीकरण दिए जाएं तो क्या आप फेज कलांतर निकाल सकते हो? राजी राजी निकाल सकते हो। तो अपन ने कहा था अगर अपन को मान दिए जाएंगे तो अपन फेज कलांतर निकाल सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन करेंगे एक और। तो अपन ने कल मैंने आपको याद किया था अगर आपको प्लस माइनस दिखे, क्या दिखे, प्लस और माइनस, तो आज आप करोगे प्लस। क्या करोगे, प्लस। ये मैथ नहीं है भी, यहां उल्टा चलेगा। अगर प्लस और माइनस दिखे तो क्या करोगे, प्लस। और अगर आपको प्लस और प्लस दिखे तो क्या करोगे, माइनस। क्या करोगे, माइनस। अगर आपको माइनस और माइनस दिखे तो भी क्या करोगे, अरे क्या करोगे, अरे माइनस और माइनस दिखे क्या करोगे, अरे माइनस और माइनस दिखे क्या करोगे, माइनस करो। क्या करोगे, माइनस। अभी बताता हूं कैसे होंगे। ठीक है, प्लस प्लस है तो भी क्या है, माइनस। माइनस माइनस है तो भी क्या है, माइनस। प्लस माइनस है तो क्या है, प्लस। अभी अपन देखते हैं कैसे होते हैं। v बराबर 10 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6, आई बराबर 10 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। आपका डायग्राम बन जाना चाहिए फेजर आरेख, और अगर आपका फेजर आरेख बन जाएगा तो आपका आ जाएगा फेज कला अंतर। हाँ, तो नॉन आईटी है क्या? ये तेरे साथ है, तेरे साथ है। पढ़ी लिख ली तूने, तो स्क्वायर लिख। लिख दे जितने लिखे जाते थे, जितने लिखे जाते हैं लिख दे, 100 तक लिख दे। हाँ भी, पहले बताओ फेजर आरेख बन गया क्या, बन गया आपका? सबसे पहले आपको एक लाइन बनानी बीच वाली, और वो बीच वाली लाइन कौन सी होती है, ओमेगा टी। अब इस बार दोनों माइनस वाले हैं तो दोनों क्या पीछे के आगे हैं, दोनों उस ओमेगा टी के हैं पीछे। अब एक तो है आपका पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री, और पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री। यानी आपका आई, आई जो आई है वो क्या बनेगा, पहले बनेगा बाद में बनेगा, बाद में। तो पहले क्या बनेगा, वी। तो पहले अपन वी को बनाते हैं। तो वी आपका बना यहां पे, पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री, और पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। तो यहां पे कौन बैठा है, वी। अरे बताओ समझ में आई नहीं है? अब इससे फिर आगे यहां से कितना है, पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब कितना है, अरे 60 डिग्री। वहां से 60 डिग्री कौन बैठा बताओ, आई। तो पाई बाय 60 पे 60 डिग्री पे क्या बनाओ, आई। अब यहां से ये कौन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यहां कौन बैठा है, आई। अब बताओ अगर आपको वी और आई के बीच में कोण निकालना पड़ेगा तो क्या घटाओगे या जोड़ोगे, घटाओगे ना। दो माइनस माइनस तो भी क्या करोगे, माइनस। क्या करोगे, माइनस। तो आप यहां तक आओगे तो यहां से लेके यहां तक कितना है, 60, परंतु यहां से लेके यहां तक कितना है, 30। तो बताओ इसके बीच में कितना डिग्री हो गया। तो बताओ वोल्टेज और धारा के बीच में फेज अंतर कितना है। आगे कौन है, पीछे कौन है, धारा। समझ में आया कि नहीं है? तो अभी आपको प्रूव करा दिया माइनस माइनस से। तो अगर दोनों माइनस वाले तो भी क्या आएगा, माइनस। तो पाई बाई 6 पाई बाई 3, तो ये कितना आएगा, 60, ये कितना आएगा, 30। दोनों में से घटाओ, 60 में 30 घटाओ कितना रहेगा, 30। तो बताओ दोनों के बीच में फेज एंगल कितना दिया, 30 डिग्री। समझ में आ गया सभी को? तेरे को कुछ समझ में आ रहा है भाई? क्या नाम बताया तूने, सुनीता। समझ में आ रहा है सुनीता?
अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, v बराबर है 50 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 और i बराबर है 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। अब इस बार दोनों प्लस वाले हैं, तो प्लस प्लस क्या होता है माइनस, तो बताओ कितना डिग्री माइनस करोगे, कितना डिग्री आएगा 15। तो दोनों के बीच में फेज अंतर कितना आएगा 15 डिग्री। बताओ आगे कौन है पीछे कौन है, आगे कौन है वोल्टेज, पीछे कौन है, और वोल्टेज धारा कितने डिग्री पीछे है, कितने डिग्री पीछे है 15 डिग्री। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा पूनम रानी समझ में। कोई ऐसा जिनको फेज कलांतर समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी आ रहा है विजोत, बढ़िया आ रहा है समझ में। देखे भी जिनका 15 डिग्री आया वो हाथ खड़ा करें ईमानदारी से, पूरा हैंड राइज होना चाहिए, बहुत बढ़िया। भी तेरा नहीं आया अभी 15 डिग्री है, क्यों नहीं आया 15 डिग्री तेरा। यहां पे देख बेटा ये होता है ओमेगा टी, क्या होता है ओमेगा टी बराबर कितना रखना है 0 डिग्री, कितना डिग्री है 0। चांदा लगाया ना कभी तुमने, डी यूज किया कि नहीं किया, यहीं से चालू करते थे 0 डिग्री। अब बेटा एक देख प्लस है तो क्या जाएगा आगे, यही प्लस है तो क्या जाएगा आगे। पाई बाई 3 का हम लोग कितना होता है 60 डिग्री। तो अगर अपन v को बढ़ाएंगे इस ओमेगा टी से तो ऊपर कितना डिग्री बढ़ाएंगे 60 डिग्री, कितना डिग्री ऊपर बढ़ाएंगे 60 डिग्री। ये कितना डिग्री बढ़ाए ऊपर 60 डिग्री। यहां पे बता कौन है v, कौन है v। अब अगर अपन i को बढ़ाएंगे तो पाई बाय 4, 180 में 4 से भाग दे कितना आएगा 45। तो अब यहां से कितना डिग्री ऊपर बढ़ाएंगे 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। पैंतालीस डिग्री बना नहीं भी, छोटा बन गया, एक सेकंड लगभग ही बने। ये कितना डिग्री बनेगा, ये कहां बैठा है कौन है आई। अब बताओ उन दोनों वी और आई के बीच में कितना डिग्री कौन रहेगा 15 डिग्री, कहां रहेगा 15 डिग्री। अब बता समझ में आएगा नहीं है, तो बता अब आगे कौन है, उस वोल्टेज में खुद जाके बैठ जा, मुंडी को क्या घुमाई तू क्लॉकवाइज। तो बता पीछे आता कौन दिखाई दे रहा है तारा। देखो आप लोगों को लग रहा होगा ये आदमी को दिमाग खराब है, वो काल को लाग रहे फेज कलांतर फेज का। मैं इसलिए लग रहा हूं कि अभी आपके 3 सर्किट चलेंगे, श्रेणी आरएल, श्रेणी आरसी, श्रेणी आरएलसी, समांतर आरएल, समांतर आरसी और समांतर आरएल, टोटल 6 सर्किट। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो 6 के 6 नहीं आएंगे, आपको 6 के 6 नहीं आएंगे। अगर आपको फेज कलांतर फेजर आरेख बनाना नहीं आता है, मैं बार बार कहता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं तो एक एक चीज लोक होकर चलती है आगे, और आप इस चीज को समझते नहीं हो। आप कहते थ्योरी मुझे सारी आती है, आता तुम्हें कुछ नहीं है। तो एक एक चीज बच्चों देखे, ये टेक्निकल स्टडीज है, एक एक पॉइंट आपका जुड़ता है आगे जाके। तो इसको अगर ये टॉपिक समझ में नहीं है तो आगे वाला समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मैंने कहा था अपन इस पे कितना जोर गया था ताक्षणिक मान सीखने में। अगर आपको ताक्षणिक मान आ रहा है तो सारी वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, अरे आ रही कि नहीं आ रही। और अगर मैं आपको ताक्षणिक मान ही नहीं सिखाता तो क्या बताओ सारी वैल्यू आ जाती क्या। तो इसलिए एक एक चीज को समझे, ठीक है। पढ़ने का मैं बताऊं आपको, पढ़ने का तरीका होता है, जो 90% लोगों को पढ़ने का तरीका ही पता नहीं होता है कि पढ़ना कैसे है। हर कोई कहता क्या करूं पढ़ूं, क्या करूं पढ़ूं। जो पढ़ूं बोलता है ना उसको पढ़ना नहीं आता है, उसको पढ़ना नहीं है। वो दुनिया के लिए पढ़ रहा है, वो दुनिया के दिखावे के लिए पढ़ रहा है। कोई पूछ ले क्या कर रहा है कि पढ़ूं, अब पढ़ूं तो नहीं किए। पढ़ना इसे नहीं कहते हैं, पढ़ना बहुत डिफरेंट है। पढ़ना क्या बहुत है डिफरेंट। 100 में से अगर 100 बच्चे तैयारी करते हैं तो केवल 10 बच्चे ही जॉब लगते हैं। तो बताओ 90 क्यों नहीं लगते। वो 90 पढ़ू वाले होते हैं। क्या होते हैं पढ़ू वाले होते हैं। तो अगर आप पढ़ू वाले हो तो फिर पढ़ू रहोगे। तो इसलिए जो जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं उसको समझें, उसको लंबे टाइम तक आपको कैसे याद है रखना है, उन कड़ियों को जोड़ें, तब आपके सिलेक्शन आएंगे। अब यहां तक समझ में आ गया। अब अपने पास अगर एक प्लस और एक क्या हो माइनस, एक प्लस और एक क्या हो माइनस, तो आपको सीधा जोड़ना ही जोड़ना।
तो अपन ने कहा था कि अगर एक प्लस और एक क्या हो माइनस, फॉर एग्जाम्पल आपको ये मान दे 10 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, यानी ये ओमेगा टी अगर अपन जीरो मान लेते तो ये कितना डिग्री पीछे है, कितना डिग्री पीछे है 90 डिग्री। और अगर मैं इसको लिखूं v को 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, बताओ कितना डिग्री कौन आएगा, अरे कितना आएगा 120 डिग्री। बना के देखो 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करें। ये बनाओ बच्चों बार बार, आप जब तक आपको इसका अभ्यास नहीं होगा आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पाई बाई, एक पाई बाई 6 है और एक पाई बाई क्या है 2 है। बना के देखो क्या एंगल 120 डिग्री आ रहा है क्या, टेरा की स्क्वायर कितनी होती है, हाँ क्यूब लिख रही है क्या, कौन है इधर बुला के, किसकी, चाबी दे, चाबी दे, दे दे चाबी दे बेटा, बता दे, बता 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 दे, देखें इधर क्या 120 है क्या, अरे 120 है क्या, जो आपने डायग्राम बनाया उसमें 120 है क्या, पक्की बात है। चलो भी चेक करते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है ओमेगा टी वाली, खींची, ये ओमेगा टी बराबर कितना डिग्री होता है 0 डिग्री, सही है। अब ओमेगा टी से एक माइनस हद कहां जाएगा नीचे और एक प्लस हद कहां जाएगा ऊपर, तो जो माइनस वाला है उसको बनाते हैं तो कितने डिग्री पे बनेगा 90 डिग्री, डायरेक्ट कितने डिग्री पे बनेगा 90। अब 90 डिग्री पे बना वो कौन है ब्रो, धारा, क्या है धारा। अब यहां देखो इसके बीच में कौन 90 डिग्री आगे नहीं आ गया। अब दूसरा पाई बाई 6 है, पाई बाई क्या है 6 है, तो बताओ ये 30 डिग्री आगे जाएगा नहीं जाएगा, ये कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। ये कौन है बताओ v, अब बताओ इनके बीच में कौन 120 डिग्री होगा नहीं होगा। तो ये आपको बनाना आना चाहिए तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब बताओ आगे कौन है, पीछे कौन है धारा, कितना डिग्री पीछे है 120 डिग्री पीछे, तो बताओ इन दोनों के बीच में फेज कालांतर कितना डिग्री है 120। और फेज कालांतर कौन से मान से मिलता है, ताक्षणिक मान से, कौन से मान से, ताक्षणिक मान से। समझ में आई नहीं आ गया, पक्की बात है। चलो बताओ फेज कालांतर में कोई दिक्कत, अब आ जाएगा। तो प्लस प्लस है तो है माइनस, माइनस माइनस है तो भी क्या है माइनस, प्लस माइनस है तो क्या है प्लस। समझ में आ गया सभी को। चलो फिर अपन ने कल यहां से एक दो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है भाई, कल जो नहीं आए उनको दिखा देता हूं। फेज कालांतर के कराए थे क्या कल क्वेश्चन, ये क्या आ गया, तो कल अपने मैंने कहा था जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 में जो पेपर पूछा गया था उसके कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे क्या, ताकि आपको पता चले कि जो पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है भी, कईयों को लगता रहता पागल आदमी है बताने लगे, पता नहीं के खा गए हुए, माने भ्रमित भी तो कर सके। मैं IIT वाला ऊपर से चालू करें, कोई बात नहीं, यहां से चालू, ये लास्ट वाले से चालू कर देते हैं, ये वाले इधर आ गया, ये आ गया बस ठीक। प्लस कहां भी इसका, चलो आपने कल ये क्वेश्चन किया था, इसने कहा है कि अगर E1 बराबर A साइन ओमेगा टी हो, अब A का मान लो कितना भी मान हो सकता है 10 हो 20 हो कोई फर्क पड़ता क्या, और E2 बराबर क्या है B साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो थीटा है। अब माइनस वाले क्या आ जाते हैं पीछे,
प्लस वाले कहां जाते हैं? आगे। अब आपसे पूछा क्या है तब क्या होने वाला है, तो बताओ क्या होना है? क्या E1 थीटा से पश्चगामी है E2 से? पहले चलो इनमें बताओ आगे कौन है, नहीं बताओ कौन आगे है? E1। और E1 कितना डिग्री आगे? थीटा। कितना डिग्री आगे? थीटा। तो बताओ क्या E1 लेग्स E2 बाई थीटा? क्या E1 थीटा से पश्चगामी है E2 से? क्या E2 से पीछे गया E1? नहीं, E1 पीछे किसे? E2। तो अपन क्या लिखें? दूसरा क्या आंसर है? E2 थीटा से पश्चगामी है E1 से। पहला क्वेश्चन कहां से पढ़ा? फेज कला अंतर से। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? E2 थीटा से अग्रगामी है E1 से। E2 थीटा से अग्रगामी है E1 से। क्या सही है क्या गलत है? अगर अग्रगामी भी देता तो कौन है? E2 है। कौन है? E2 सही है। अरे E1 है, E1 अग्रगामी है थीटा से E2 से। अगर अग्रगामी है तो भी कौन है? E1 है। क्या है? E1। अब यहां देखो E1 व E2 समान कला में है। समान कला में कब होते हैं? जब ये थीटा नहीं होता तब समान कला में होते। समझ में आएगी नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आंसर। कल कराया था ये क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया मान वाला, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब जो नहीं थे कल वो करके बताएं इस मान को, इस क्वेश्चन को करें जो कल नहीं थे। अरे 105 रट्टा हुए बैठे हो, मैं कह रहा हूं जो नहीं थे वो करके बताएं। इसमें एक कितना आ जाएगा आगे? पाई बाई 3। तो एक में क्या है? प्लस, एक में क्या है? माइनस। प्लस माइनस क्या होते हैं? प्लस। प्लस माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है? 60। और पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है? 45। जोड़ दो इसको, 105 आया था। 105 हाँ भी। कंचन रानी आ गया 105। और कौन नहीं था कल भी? अमित कुमार। और कौन ना था? आ गया तेरा? चलो भी कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन। किससे? फेज कला अंतर से। अब अपने यहां से पढ़ा था कौन सा मान है? रूप गुणक, जिसे अपन बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं? फॉर्म। देखो कई बार क्या होता है, जो देखें आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा, मैंने आकृति गुणक लिखा है। क्या लिखा है? देखो आप अंग्रेजी में पढ़ लो। क्या बोला है? फॉर्म फैक्टर। क्या बोला है? फॉर्म। क्या हो बेटा? क्या हुआ? कमर दुख रही है? पीछे और होगी चेयर तो। अमित इसको दे बेटा चेयर। हाँ किसकी कमर दुख रही है? तो पीछे बेटा और चेयर पड़ी होगी, घर से ले आया यार एक चेयर। इस उम्र में तुम्हारी कमरें दुख रही हैं तो क्या होगा तुम्हारा? बातें नहीं भी, बातें करने के लिए नहीं बोला है, बातें नहीं भी। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया था ये वाला। एक परिपथ में केवल एक प्रेरक या संधारित्र हो। क्या हो? एक परिपथ में एक प्रेरक या केवल क्या हो? एक संधारित्र। तो धारा एवं वोल्टेज के बीच कला अंतर होगा। केवल एक क्या है? प्रेरक या क्या हो? संधारित्र। तो दोनों में धारा और वोल्टेज के बीच फेज अंतर कितना होता है? प्लस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 को यहां पे लिखा है 90 डिग्री, ये लिखा है। फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा मान दिया गया है? औसत मान। क्या दिया गया है? औसत। आपको दे दिए वाटेज। क्या दे दिए? वाटेज। और क्या दे दिए? वोल्टेज। तो कौन सा मान आएगा? औसत मान। और औसत मान से कौन सा मान पूछा गया है? आरएमएस मान। कौन सा मान पूछा गया है? आरएमएस। तो आरएमएस धारा ज्ञात कर लेंगे। आ जाएगा आंसर ये? ठीक है। और कोई क्वेश्चन था भी? ये पूछा गया आवर्ती वाला। आवर्त काल कितना दिया गया? 1 मिली सेकेंड। तो आवर्ती कितनी हो जाएगी? 1 किलो हर्ट्ज। ये वाला क्वेश्चन 1000 हर्ट्ज। एक। अरे सुन लो, अभी मैंने आपको कितने पॉइंट करवाए? 12। कितने पॉइंट कराए? कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। 12 पॉइंट से 6 क्वेश्चन। 12 पॉइंट से 6। और जब आप इस पेपर को पूरा देखोगे ना, तो जो मैंने एसीडीसी थ्योरी कराया 50-100 में से कितना क्वेश्चन है? 40 नंबर यहां से हैं। ये वाला क्वेश्चन औसत विभव दिया गया। क्या दिया गया? औसत। अगर आपको औसत विभव दिया गया है, कौन सा मान पूछा जाए? आरएमएस मान। तो इसे कौन सा मान में चेंज करोगे? अधिकतम मान में। तो अधिकतम मान बनाना है तो बताओ क्या करोगे इसका? अरे उल्टा करोगे इसको। किससे गुणा करोगे? अरे गुणा करोगे पाई बटा में 2 से। तो पाई से पाई कैंसिल, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। 14 रूट 2। अगर आप उसको आरएमएस मान बनाओगे तो किससे भाग दे दोगे? रूट 2 से। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। आंसर कितना वोल्ट आएगा? 14 वोल्ट। कितना वोल्ट आएगा? समझ में आ गया? ठीक है भी। ये कुछ क्वेश्चन आपके दिए गए हैं यहां से।
इसी तरह आपके और क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है भाई, इसी तरह अपने कुछ क्वेश्चन किए थे अपने इसरो वाले, किसी कौन से वाले किए थे, इसरो। तो इसरो वाले में आपसे पूछा था क्या, धनात्मक चक्र, क्या बताया था, धनात्मक। तो धनात्मक चक्र में दाग दिशा क्या रहती है, एक दिशा में, और ऋणात्मक चक्र में दाग दिशा क्या रहती है, एक दिशा में। तो उधर प्लस से माइनस की और इधर माइनस से प्लस की। और अपने पूछा था आर में समान बनाने के लिए किसे गुणा करते हैं, गुणा या भाग करते हैं, तो रूट है 2 से पूछा गया था ये क्वेश्चन, रूट है 2 से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, भाग करते हैं ना, रूट है 2 से। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन यहां से पूछे। फिर अपने का फेज कालांतर अपने निकालना सीख लिया है। अब अपन क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पावर फैक्टर। क्या निकालेंगे, तो अब अपन इसके बारे में 12 नंबर पॉइंट पढ़ा था, पावर फैक्टर। क्या पढ़ा था, पावर। 13 भी, तो 13 नंबर पढ़ा था अपने पावर फैक्टर। अब कल ना मैं, कल कई बच्चे ऐसे कल जाके पढ़े नहीं होंगे, मेरे को पक्का पता है। अगर मैं आज इसको रिवाइज नहीं कराता ना, तो कई बच्चे कल पढ़ के कल गए, उनको पढ़ने का समय नहीं मिला। अगर आपको पढ़ने का समय नहीं मिला है, तो बागड़ी में कहावत है, पानी ढकने के ढकनी काम में लेते हैं ना, और लिखते हैं क्या, लेते हैं क्या, ढकनी लेते हैं ना अपने काम में, उसमें नाक डबाओ और मर जाओ। इफ यू हैव नो टाइम टू स्टडी एट होम, तो आपको ये काम करना चाहिए। वो कहते बागड़ी में क्या, अगर कुछ नहीं कर सकता तो नाक डबोले ढकनी में और मर जा, उससे अच्छा वो काम। तो अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो पावर फैक्टर। तो अपने क्या पढ़ा था, वोल्टेज व धारा के बीच की कोजा क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है भाई, तो जो नहीं थे वो तो लिख लें, और जिनका लिखा हो रिवाइज कर लें। तो वोल्टेज व धारा के बीच की कोजा शक्ति गुणांक कहलाती है। के बीच की कोजा शक्ति गुणांक कहलाती है। वोल्टेज व धारा के बीच की कोजा क्या कहलाती है, शक्ति गुणांक कहलाती है। अभी तक अपन ये चीज देख रहे हैं बार बार, V आगे है, I क्या है, पीछे। देख रहे हैं, देख रहे। अब इन दोनों के बीच में बार बार क्या रहा है, फेज कला अंतर। क्या रहा है, फेज कला अंतर। और अगर नहीं आ रहा है तो फाई का मान कितना है, 0। और अगर फाई का मान 0 है तो पावर फैक्टर बताओ कितना होगा, इकाई। तो अपने का वोल्टेज व धारा के बीच की जो कोजा है वो क्या कहलाती है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर बराबर क्या होगा, कोस फाई, कोस फाई। और कोस फाई, इस फाई का मान आपको बताएगा पावर फैक्टर का मान। क्या बताएगा, पावर फैक्टर का मान। अब मैं अगर कह दूं कि इस फाई का मान 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, तो बताओ फिर फेज पावर फैक्टर कितना है। अब कल मैंने आपको याद कराए थे मान सारे, मैंने कहा था कोस 0 है तो 1 है, कोस 90 तो 0 है, कोस 60 है तो 1/2 है, और कोस 30 है तो √3/2 है। कल याद कराए थे, कराए थे। और कईयों को याद नहीं, अगर मैं पूछ लूंगा ना तो कईयों को याद नहीं होंगे, जबकि 4 वैल्यू हैं, केवल 4 ही वैल्यू हैं। तो जिनको याद नहीं होते वो लिख लो, लिखो कोस 0 बराबर 1। और कभी मैं पूछ सकता हूं आपसे, आपको एनी टाइम याद होनी चाहिए कोस की वैल्यूज। अगर कोस 0 है तो कितना है, 1, और कोस 90 है तो कितना होता है, 0। उल्टा चलता है भी। अब इसका मान इधर घटता है, तो कोस अगर 30 है तो यह √3/2, 0.8 है, 6 और कोस 60 है तो कितना होगा, 1/2 या 0.2। तो लिख लो ढंग से। साइन के मान इससे क्या चलते हैं, उल्टे चलते हैं। कोस साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो अगर आप एक याद कर लेते दूसरा याद हो जाए, पर गुरुजी मान तो पहले याद को नहीं हुए, हो उसके मानो दिमाग भरी जाए, फाट जाए, 4 वैल्यू याद करते हैं।
वैल्यू आ गई भी। तो अब अगर आपसे पावर फैक्टर पूछेगा तो पी एफ कितना लिखोगे बताओ, कितना लिखोगे? cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो बताओ पावर फैक्टर कितना आया? 0.866। तो अगर आपके पास वोल्टेज और धारा के बीच का कोण 30 डिग्री है तो पावर फैक्टर कितना आएगा? 0.866। और फेज का अंतर कौन सा मान बताता है? ताक्षणिक मान। कौन सा बताता है? ताक्षणिक। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे यहां तक समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? तो वोल्टेज और धारा के बीच की कोण क्या कहलाती है? पावर फैक्टर। फिर मैंने आपको यहां से याद कराया था कि अगर आपके पास आर है और ये आपके पास है शुद्ध प्रतिरोधी भार। कौन सा भार? शुद्ध प्रतिरोधी भार। शुद्ध प्रतिरोधी भार। और शुद्ध प्रतिरोधी भार में जहां V होता है वहीं क्या होता है? I। तो बताओ फेज कालांतर 90 डिग्री होता है। कितना होता है? फेज कालांतर अगर आपके पास फाई का मान 0 डिग्री है तो शुद्ध प्रतिरोधी भार का शक्ति गुणा कितना हो जाएगा? इकाई। तो बताओ पी एफ बराबर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? cos 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी लिखोगे? 1। तो शुद्ध प्रतिरोधी भार का शक्ति गुणांक हमेशा क्या होता है? इकाई होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। क्या कहते हैं? प्रतिरोधी वाले का तो 0 लिखे आते हैं, इंडक्टर वाले का इकाई लिखे आते हैं। तो वहां जाके वो भूल जाते हैं कि हम दोनों क्या थे? साथ साथ थे। क्या थे? साथ। तो शुद्ध प्रतिरोधी भार का शक्ति गुणांक हमेशा क्या रखना है? इकाई। क्या रखना है? इकाई। फिर अपने पढ़ा था शुद्ध प्रेरणिक भार। शुद्ध प्रेरणिक भार। शुद्ध प्रेरणिक भार, प्योर इंडक्टिव लोड। तो प्योर अगर आपका इंडक्टिव लोड है तो अपने कहा था कि इसमें आई आगे है? वी आगे है? सच में कह रहे हो? चलो, यानी सो तो नहीं रहे तुम। वी और आई, वी और आई कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब जो देखें अगर यहां वी और आई 90 डिग्री है तो यहां पर जो फाई आएगा वो बताओ कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। कितना आएगा? 90। तो इसका जो पावर फैक्टर आता है वो तो कितना आएगा? कितना आएगा? 0। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो शुद्ध प्रेरणिक भार का शक्ति गुणांक हमेशा कितना होता है? कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। समझ में आया कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है? अरे याद हो रहा है? इसके बाद अपने पढ़ा था शुद्ध धारित्य भार। शुद्ध धारित्य, शुद्ध धारित्य भार। तो शुद्ध धारित्य भार होगा उसमें वी आगे है तो कौन आगे है? आई आगे है। किससे आगे है? वी से। कितना डिग्री आगे है? 90 डिग्री। तो यहां बताओ फेज कालांतर कितना डिग्री है? कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो पी एफ कितना मिलने वाला है? cos 90 बराबर कितना मिलेगा? 0। पी एफ बराबर कितना मिलेगा? बताओ समझ में आएगी नहीं? अरे आ रहे हैं समझ में? कोई दिक्कत? तो अगर आपको फेज कालांतर समझ में आया है तो बाकी चीजें बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्टेप टू स्टेप। ठीक है भी? मैं तो देखे बार बार कहता हूँ, जो देखे कई लोगों को लगता हुआ ओके मास्टर पहले दिन आया आंते ही सुनाने लग। देखो मैं चेक करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? चेक कि कौन मुझे झेल सकता है, और जो मुझे झेलेगा वो सरकारी कुर्सी पे बैठेगा। सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है भाई? मैं मिनते तरले तब करूं जब मेरे को क्या लेनी हो? क्या लेनी हो? फीस। वो अपने को लेनी नहीं। हमें फीस में क्या चाहिए? क्या चाहिए? सिलेक्शन। क्या चाहिए? सिलेक्शन। तो अगर आपका सिलेक्शन आ जाएगा तो हमारी फीस क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। तो हमें इन चीजों से क्या रहना है? दूर रहना। तो आप ये सोचे कि सर को हमारी जरूरत नहीं है, जरूरत आपको किसकी है? हमारी है। ठीक है भी? अभी आप 1 मई आने दो, 30 अप्रैल आने दो, मैं आपको मेरी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा तो फिर आपको और कुछ अलग लगेगा। ठीक है भी? 30 अप्रैल आने दो, फिर मेरे को याद करना कि सर आपकी सैलरी स्लिप दिखाएं। क्या दिखाएं? सैलरी स्लिप। ठीक है भी? फिर आप देखना, फिर आपको हो सकता है कुछ मोटिवेशन मिले कि जो आदमी इतनी सैलरी ले रहा है वही पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है पिछले 14 साल से, तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम क्या करें? और केवल अकेला मैं नहीं ले रहा हूं, मैडम भी ग्रेजुएट अधिकारी है, वो भी बराबर सैलरी लेती है, और फिर भी हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो दोनों ही बात आपके पास क्या, फिर आप देखना। तो इसलिए पढ़ना क्यों जरूरी है, उन चीजों को समझे।
समझ में आ गया? तो अगर आपका शुद्ध धारितीय भार है, शुद्ध प्रेरणिक भार है, तो हमेशा उनका पावर फैक्टर कितना मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। समझ में आ गया? और अगर शुद्ध प्रतिरोधी भार है तो पावर फैक्टर कितना मिलेगा? इकाई। क्या मिलेगा? इकाई। याद होगी तीनों चीजें। अब बच्चों देखें, इसके बाद अपने बात की थी पावर की। किसकी बात की थी? पावर। तो मैंने कहा था जब भी आपका एसी परिपथ होगा वो 3 तरह की पावर कंज्यूम कर सकता है। कितने तरह की? 3 तरह बताया था। तो अगर आपके पास प्रत्यावर्ती परिपथ है, 14 नंबर है क्या भी? पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल जिसे बोलते हैं शक्ति त्रिभुज। क्या बोलते हैं? शक्ति। शक्ति त्रिभुज। अब देखें, अगर आपके पास कोई भी प्रत्यावर्ती परिपथ है तो कितने तरह की पावर लेगा? 3 तरह की। मैंने कहा था एक को बोलते हैं वास्तविक शक्ति। क्या बोलते हैं? वास्तविक शक्ति। तो जितना भी प्रतिरोधी भार होता है उसमें जो शक्ति खपत होती है वो कौन सी होती है? वास्तविक। क्या होती है? और दूसरा मैंने कहा था जिसका पावर फैक्टर पहले से पता हो वो पावर कौन सी होती है? वास्तविक। क्या होती है? वास्तविक। अरे वास्तविक देखो, अपन कहते हैं कि यार, कई बार कहते हैं, पूछते हैं, अगर मैं कह दूं कि जी मैं लादेन से मिला हुआ हूं, आपको वास्तव में पूछोगे? नहीं पूछोगे? वास्तव में बोलो क्या है? असली में। किसमें? तो ये जो वो पावर है जो एक्चुअल में खर्च हो रही है, एक्चुअल में खर्च, वो कब पता चलेगा? जब उसका क्या बता देगा? वो पावर फैक्टर क्या बता देगा? अब आप कोई मोटर लेके आए, उसका निर्माता पहले बता देगा कि भाई साहब इसका पावर फैक्टर 0.8 है। कितना है? तो आप वी और आई आपके घर में आ रही है तो पावर फैक्टर उसने बता दिया। अब वी और आई को किससे गुणा कर दोगे तो आपको बताओ वास्तविक पावर मिल जाए नहीं मिल जाएगी? मिल जाए नहीं मिल जाएगी? अब वो वास्तव में वही पावर कंज्यूम है करेगी। ऐसे नहीं है वो कहते भाई साहब मन पावर को नहीं, पावर फैक्टर कितना है, तो फिर आप डिफाइन नहीं, फिर आपको घर पे पावर फैक्टर मीटर लगाना पड़ेगा लाके, फिर आपको पता चलेगा वास्तव में कितनी कंज्यूम है कर रही। तो अपने कहा था अगर वास्तविक शक्ति है P तो क्या लिखेंगे? वी आई गुणा में कोस फाई। अब देखो बच्चों, देखिए अब अपने पास ये कोस फाई क्यों आया? क्योंकि देखो अगर आपके पास प्रत्यावर्ती परिपथ है तो यहां पर होगा फेज कला अंतर। डीसी में अपन केवल लिखा था वी गुणा में आई, वहां फेज अंतर नहीं था, तो यहां पे अपने क्या लिखा है? फेज अंतर। और फेज अंतर के साथ क्या मिलता है? पावर फैक्टर। क्या मिलता है? तो P बराबर क्या लिखो? वी गुणा में वी आई कोस फाई। अब आपको जब पावर फैक्टर पहले से बता देगा तो ये रेटिंग आई किलोवाट में। किसमें आएगी? तो वास्तविक शक्ति की रेटिंग हमेशा किसमें होती है? किलोवाट। तो जितने भी आपके घर में मोटर हैं वो किसमें है? किलोवाट में। जितने भी जनरेटर होते हैं वो किसमें होते हैं? किलोवाट। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये जनरेटर कौन सा है? डीसी वाला। ये मोटर डीसी और एसी वाली दोनों हो सकती है। इंडक्शन मोटर की रेटिंग भी किसमें मिलेगी? किलोवाट में। आपको वहां एचपी मिल गई, किसमें लिखी जाती है? एचपी, पर आप एचपी को किलोवाट में लिख सकते हो। सही है? तो पहली पावर जो आपके पास है वो है वास्तविक शक्ति, वो क्या? वी आई कोस फाई। अब बच्चों अपने दूसरी जो पावर पड़ी थी, बोर्ड पे देखना, कुछ मत लिखना, एक बार सब लिखवा दूंगा मैं, बोर्ड पे देखो एक बार। अब अपने कहा अब अपने पास केवल प्रतिरोधी भार ही थोड़ी है, अरे है क्या? अब इंडक्टिव भार भी है और कैपेसिटिव भार भी है, तो वो जो पावर लेंगे उन्हें वास्तविक शक्ति नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रतिघाती। कौन सी बोलेंगे? तो अब सेकंड वाली जो शक्ति आएगी उसे बोलते हैं प्रतिघाती। क्या बोलते हैं? प्रतिघाती शक्ति। अब ये कंज्यूम होगी इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा। तो अगर ये P है तो ये क्या है? Q है। PQS आता ना अंग्रेजी में, तो सीरियल वाइज लिखते हैं PQ और S। अब देखो अगर यहाँ कोस है तो यहां क्या होगा? साइन। क्या होगा? साइन। तो इसे लिखते हैं साइन फाई। क्या लिखते हैं? अब देखो अगर आप यहां लिखोगे तो इसे लिखोगे KVAR। KVAR, KVAR। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रिएक्टिव पावर की इकाई बताएं, प्रतिघाती शक्ति की इकाई बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रतिघाती शक्ति की इकाई बताएं। क्या लिखोगे? KVAR। कई बार K गायब कर देते हैं तो क्या VAR हो सकती है? तो जहां R लग जाए वो कौन सी है? रिएक्टिव। जहां R लग जाए वो क्या है? जहां W लग जाए वो कौन सी है? एक्टिव। वो वास्तविक है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अब ये जो किसकी होती है देखिए, अगर आपका प्रेरक है, किसका बच्चों? प्रेरक, संधारित्र, इनके द्वारा जो कंज्यूम की गई शक्ति होती है वो होती है प्रतिघाती। कौन सी होती है? प्रतिघाती। समझ में आएगी नहीं है? इसी तरह अपन बनाएंगे सिंक्रोनस कंडेंसर। क्या बनाएंगे? सिंक्रोनस कंडेंसर। अब जो देखिए तीसरी पावर आई है S। क्या आई है? S। इसे बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी। अब जिसका आभास लगाया जा सके, क्या इतनी हो सकती है लमसम, तो जब आभास लगाओगे तो क्या लिखोगे? S। क्या लिखोगे? S। केवल गुणा करोगे V को I से, केवल V को गुणा करोगे I से। तो यहां आपके पास पावर फैक्टर नहीं है,
पावर फैक्टर होगा भार के अनुसार। पावर फैक्टर क्या होगा? आप अल्टरनेटर लेके आए, उसको पता नहीं है आपके घर का पावर फैक्टर कैसा है, आपके घर का लोड है कैसा है। आप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से जोड़ रहे हो लोड, उसको पता नहीं है लोड है कैसा है। तो यहां पर बच्चों देखें, इसकी जो रेटिंग आएगी वो आएगी KVA। समझ में आई नहीं आएगा? वोल्ट एम्पियर और किलो के में अगर ज्यादा है तो किस में लिख देंगे? किलो में। तो जितने भी आपके ट्रांसफार्मर हैं, जितने भी आपके पास क्या है अल्टरनेटर हैं, उनकी रेटिंग का निर्धारण किसमें किया जाता है? KVA में। अल्टरनेटर। समझ में आएगा नहीं है? तो जो कल नहीं थे वो लिख लें फटाफट, फिर अपना आगे चलते। पानी है क्या इसमें? है? लिख लें फटाफट लिखो। ले, क्या हो गया? हाँ, लिख दे भी। तो तीनों पावर के बारे में अपन लिख चुके हैं। एक वास्तविक शक्ति है, दूसरी प्रतिघाती है, तीसरी कौन सी है? आभासी। नोट कर लिया सभी ने? अब अपन इन तीनों पावर को बनाएंगे पावर ट्रायंगल में, एक त्रिभुज में। किसमें बनाएंगे? त्रिभुज। तो अपन को त्रिभुज में बना के पता करना है पावर फैक्टर। क्या पता करना है? कल आपको मैंने बताया था P/S, बताया था नहीं बताया था? तो P/S, तो वो कैसे बनेगा उसको अपन पता करें। हाँ, रिवाइज किया तुम्हें और बढ़िया लग रहा है क्या? यानी वो भी काम हम करें। देखो बच्चों, समय निकल जाएगा। कईयों को मेरी डांट बहुत बुरी लगती है, और जिनको मेरी डांट अच्छी लगी है ना, उनके जीवन में मेले लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? मेले लगे हुए हैं। जिनको मेरी डांट क्या लगी है? अच्छी लगी। और जिनको मेरी डांट क्या लगती है? बुरी लगती है, उनके फिर मेले कहीं और ही लगते हैं। ठीक है भाई? चलो, तो अपन ने कहा था तीनों पावर को अपन रिप्रेजेंट करेंगे पावर ट्रायंगल में। किसमें करेंगे? अब अपन ने जो त्रिभुज बनाया है वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। कौन सा है? और समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। अपने कहा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या लिखेंगे? S। क्या लिखेंगे? S। तो S बराबर लिखेंगे V गुणा में I। V गुणा में I। क्या बात है कपिल, पीछे जाके बहुत खुश हो रहा है तू, चेयर पे बहुत आनंद आ रहा है। तो S बराबर क्या लिखेंगे? V गुणा में I। अब अगर अपन इसको आधार की तरफ लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे? आधार की तरफ। तो किसे गुणा करते हैं? कोस से। किसे गुणा करते हैं? कोस से। तो अपन क्या लिखेंगे? S बराबर, अब ये पावर हो जाएगी P, तो क्या लिखोगे? VI कोस, VI कोस Y। अगर अपन इसको इसका उल्टा लेके जाएंगे इधर, ठीक है, तो क्या किससे गुणा कर देंगे? साइन से। तो जब इसको आप साइन से गुणा करोगे तो क्या बनेगी? Q। तो VI साइन। ये किसमें है? KVAR में। ये किसमें है? किलोवाट में। ये किसमें है? KV। बना लो भी ट्रायंगल। तो यहां से अपने शक्ति गुणांक की अगली परिभाषा पढ़ी थी, कल इतना ही कराया था ना भी, चलो रिपीट हो। पृथ्वी अभी 5th क्लास में हुई है। कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। पृथ्वी की फीस है ईयरली कितने हजार? 44,450। मेरी बीटेक की थी
42,000। मैं बीटेक कर रहा था, उस समय मेरी फीस 42,000 थी। वो 5वीं क्लास में उसकी फीस है मेरे से ज्यादा है। तो आप अपना भविष्य कहां देख रहे हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बीत का। यही नहीं है, वो जहां ट्यूशन पढ़ने जाती है उसकी मंथली फीस है 800 रुपए। कितने रुपए? 800 रुपए 1.5 घंटे की। कितने घंटे के? 1.5 घंटे। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आगे जब स्टडी का जो माहौल है वो क्या रहने वाला है। और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो भाई साहब बच्चे जाएंगे आंगनबाड़ी में और बेटा खा गया होगा दलियो। क्या खा गया होगा? दलियो। तो ये आप पे डिपेंड करता है सारा। किस पे डिपेंड करता है? आप पे। आज आपके जो कर्म हैं वो कल आपको रिजल्ट देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलने वाली है। या तो खुद कार में घूमोगे या दूसरों की चलती हुए कीचड़ उछालोगे। अब खुद कर्म नहीं करोगे तो दूसरे कर्म करोगे। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? जब आपके साथ पड़ा हुआ आदमी आएगा बढ़िया सी कार लेके आपके घर के सामने खड़ी कर देगा, उस दिन आप में कुछ नहीं बचेगा। बैठा वो आपके साथ ही है, बैठे आप भी वही हैं। वो मेहनत कर रहा है, आप मेहनत नहीं कर। आप कुछ अभी कुछ क्या कर रहे हो और कर रहे हो, जो भी आपको वो करना नहीं चाहिए था आप वो कर रहे हो। वो पढ़ाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। तो उस दिन आपको पता चलेगा कि असलियत क्या होती। ठीक है भाई? तो अभी समय है किसका? क्या करने का? क्या करने का? केवल पढ़ने का। केवल और केवल पढ़ने का। तो केवल और केवल पढ़ें, केवल और केवल पढ़ें, बाकी कुछ भी करना जरूरी नहीं है। एक टाइम अगर रोटी नहीं खाओ तो मत खाओ, पर पढ़ें जरूर, पढ़ें जरूर। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, विचार किया करो सोते टाइम कि आज मैंने पूरे दिन में ऐसा क्या किया है कि मुझे सरकारी कुर्सी मिलेगी। विचार करते हो कभी? कभी रात को सोते समय अपने दिमाग से पूछते हो कि आज मैंने पूरे दिन में ऐसा क्या किया है कि शाम को कि मेरे को इस साल गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? कभी पूछा अपने आप से? आपके दिमाग में बातें नहीं है। यू आर एमलेस। आपके पास जीवन का कोई लक्ष्य है ही नहीं। जब आपके जीवन के लक्ष्य होंगे तो ना तो आपका पेट दर्द होगा, ना ही आपका सिर दर्द होगा, ना ही आपको थकान होगी, ना ही आपको कुछ नहीं होगा आपको। और अगर आपके जीवन में कोई आपका लक्ष्य नहीं है, आप एक मृत शरीर की भांति हैं और कुछ नहीं है। और ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं आपको। कह चुका हूं नहीं कह चुका? हमारे जीवन के क्या लक्ष्य हैं? हमें नींद भी कम आती है, हम सब काम करते हैं। तो अगर आपके पास कोई एम नहीं है, यू आर लाइक ए डेड बॉडी। तो कुछ सोचें। अब यहीं से अपने बनाई थी पावर फैक्टर की परिभाषा। क्या बनाई थी? पावर। तो नेक्स्ट परिभाषा लिखिए पावर फैक्टर की। अब पावर फैक्टर क्या होता है अभी? कोस फाई। क्या होता है? कोस फाई। और कोस क्या होता है? अरे आधार बटा में करण। और कोस फाई बराबर क्या होता है? आधार बटा में करण। अब यहां से देखो, आधार क्या आएगा? पी। करण क्या आएगा? एस। करण क्या आएगा? एस। बताओ कोस के बराबर आएगा नहीं आएगा? तो ये कौन सी शक्ति है? वास्तविक शक्ति। ये कौन सी है? आभासी। तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का गुणा अनुपात भी क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। तो लिखें, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें। तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति, कल यहां तक करवा दिया था ना ये, अब अपना आगे करें, ये आज यही हो पाएगा। हाँ एक बार ये लिखवा दो। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। शक्ति गुणांक कहलाता है। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है क्या भी? शक्ति गुणांक कहलाता है। तो 15 नंबर पे ये था। अब उसमें पावर ट्रायंगल में अपन फिट कर देते हैं इक्वेशंस। पहले आप ये लिख लो। तो जो पावर ट्रायंगल की आपकी इक्वेशंस बनने वाली हैं वो लिखवा देता हूं बच्चों यहां से वापस। यहां पे क्या आया था? फाई। ये आया पी, वी आई कोस फाई। ये आया क्यू, वी आई साइन फाई। और यहां पे क्या आया? एस। ये क्या आएगा? वी आई। अब अपने यहां पे लगाए पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में क्या होगा भाई? एस स्क्वायर
बराबर क्या होगा, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। पहला फॉर्मूला तो ये आएगा। अगर आप एस के स्केयर हटाओगे तो इनकी क्या लग जाएगी, रूट। अगर आपको यहां से पी स्केयर का मान निकालना है तो क्या लिख दोगे, एस स्केयर माइनस क्यू स्केयर का रूट। अगर आपको यहां से क्यू निकालना है तो क्या लिख दोगे, एस स्केयर माइनस पी स्केयर का रूट। उतार ले। ओके सारे क्या। अब यहां से डीएमआरसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया वो करवाता हूं अभी आपको, फटाफट लिख दो इसको। आज क्या सैटरडे हो गया क्या, तो मंडे को आपका टॉपिक चालू करेंगे फ्रिक्शन फिजिक्स का, बातें नहीं। हाँ किसका स्केयर हटा दें, ठीक है हटा दें, ये लो भी हटा देते बस। चलो लिखें, क्वेश्चन लिखें। डीएमआरसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, नोट डाउन करें। डीएमआरसी 2020 एक प्रत्यावर्ती परिपथ, एक प्रत्यावर्ती परिपथ के सिरों पर आरोपित वोल्टता 200 वोल्ट तथा परिपथ में गठित वास्तविक शक्ति 1000 वाट तथा तथा 2 बार आ गया क्या, ये लिख दो भाई इसको। वह प्रतिघाती शक्ति 1000 VAR है, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात करें। प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 5 एम्पियर, 5 लिखना। ऑप्शन बी है √2 गुणा 5 एम्पियर। ऑप्शन सी है 10 एम्पियर। ऑप्शन डी है 5√2 एम्पियर। चलो बताएं भी आंसर। अब आपको यहां पर दोनों शक्ति दी गई है और क्वेश्चन को घुमा घुमा के मारा गया है। अब इसमें ए ऑप्शन आएगा 5 एम्पियर, कितना आएगा, और हर आदमी 5 एम्पियर ऑप्शन करके आएगा, पर उसको 75,000 रुपये पर मंथ तनख्वाह मिलने वाली नहीं है। तो हमने पावर के बारे में एक ही पढ़ा है, पी बराबर वी गुणा में आई। पावर तो दे रखी, तो फिर अगर वो दे रखी है तो फिर ये क्यों दे रखी? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर अगर वो दे रखी है तो फिर बताओ ये क्यों दे रखी है? तो कुछ आपसे करवाना चाह रहा होगा। अब जो ये कुल धारा निकालना चाह रहा है वो चाह रहा है आभासी से। कौन सी से? आभासी पावर में भी क्या है, एस बराबर वी गुणा में आई है कि नहीं है? अगर आपको वास्तविक शक्ति से निकालना है तो यहां पर होना चाहिए पी बराबर वी गुणा में कोस फाई, वी आई कोस फाई, और यहां क्या होना चाहिए, वी आई साइन। क्या यहां पर कहीं पे भी आपको फाई का मान मिल रहा है क्या? तो क्या आप वो फाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। तो कौन सा लगाओगे? एस वाला। एस बराबर क्या होता है, वी गुणा में आई, तो एस निकालो इसमें, फिर आएगा पावर, फिर धारा आ जाएगी।
एस का मान निकालें। अब सर हमें अंडर रूट नहीं करना था, के करा भाई। अब आधार का अंडर रूट कैसे करें, ये बड़ी दुविधा हमारे लिए। अरे आया भी किसी का आंसर? बी ऑप्शन, 5 रूट है 2 या 2 रूट है 5। बहुत बढ़िया, जिनका बी ऑप्शन आ रहा है एकदम सही आंसर है, जिनका बी ऑप्शन आ रहा है एकदम राइट आंसर है, एकदम सही आंसर है 5 रूट 2 एम्पियर। क्या ये समकोण त्रिभुज वाली पाइथागोरस प्रमेय लगाई कि नहीं लगाई इसने? ऐसे लगा देता है। करें भी करें, मंडे को आपका टेस्ट रहेगा भी, जितना मैंने आज करवा दिया है उस तक का टेस्ट रहेगा भी। 2 चैप्टर आपके फिजिक्स के हो चुके हैं, हीट एंड टेम्परेचर, दूसरा हो चुका है कौन सा? अरे कौन सा? फोर्स एंड मोशन। तो 2 चैप्टर ये हो गए हैं और इधर ये 15 पॉइंट ये हो गए हैं, तो यहां तक आपको पूरा याद होना चाहिए। और अगर आपके नंबर आए कम, आपके नंबर क्या है? कम, तो फिर आपको पता ही क्या हो सकता है आपके साथ। तो संडे का मतलब ये नहीं है कि मैं तो जी 9 बजे उठूंगा, ठीक है, और एंजॉय करूंगा। संडे आपको तभी एंजॉय करने जब आप क्या लग जाओगे? जॉब लग जाओगे। तो अभी कोई संडे एंजॉय नहीं करने, और अब अगर संडे एंजॉय करो तो फिर बाद वाले नहीं कर पाओगे। अरे आया क्या आंसर? अरे जिनका रूट 2 गुणा में 5 है हाथ खड़े करें, हैंड राइज करें। बाकी क्या करे हो? रूट करना नहीं आता? हे राम, के होगा थारो। एस स्केयर बराबर क्या है? पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। अब आप मेरे को बताओ, क्या इस 1000 को 1 किलोवाट लिख सकते हैं? अरे बताओ, लिख सकते हैं क्या? इस 1000 को क्या 1 किलोवाट लिख सकते हैं क्या? और इस 1000 VAR को क्या मैं 1 KVR लिख सकता हूं क्या? बता देना, अनुमति हो तो ही लिखेंगे, ठीक है भी, क्योंकि मुझे मैथ कम आती है। अब देखो, एस बराबर एस स्केयर 1 किलोवाट की स्केयर, अरे किलोवाट लिखने की जरूरत है क्या? वहां पे लास्ट में लिख लेंगे 1 की स्केयर प्लस 1 की स्केयर। कितना हो गया? 1 की स्केयर 1 की स्केयर, 2 की स्केयर 2 हो गया। एस स्केयर बराबर कितना आ गया? 2। जब एस हटाओगे तो कितना लग जाएगा? रूट 2। यहां पे ये किसमें थे? किलो में थे, तो रूट 2 गुणा में क्या आ जाएगा? केवीए। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? अरे अगर ये किलोवाट में था, ये केवीआर में था, तो ये किलोवाट केवी में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और 1 केवी में कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000। तो एस का मान कितना हो चुका है बताओ? रूट 2 गुणा में केवीए, और केवीए कितना होता है? 1000। अब बताओ, आपसे क्या पूछा गया है? धारा। क्या पूछी गई है? धारा। तो धारा बराबर क्या होगा? एस भाग वी होगा नहीं होगा? तो आई बराबर एस का मान कितना हो गया? रूट 2 गुणा में 1000 हो गया नहीं हो गया? अरे है क्या? और वी का मान कितना है? 200। काट दो, कितनी बार कटा? 5 बार। तो आई बराबर बताओ कितना आएगा? रूट 2 गुणा में 5। क्या अपना आंसर सही है क्या? अब अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं कराता ना, तो कईयों को लगता है यार ये करने लाग रहे क्वेश्चन, तो मन पूछ सी कहता ना आवे, एग्जाम में आगे पूछा गो तनावे। अगर मैं कह दूं हाँ आवे, तो फिर मुझे पेपर में गाल दिया, फेंके गाल दू है मन आवे, वो पेपर में पूछे गो, तो थाने तो की को नहीं आवे, फिर पेपर खाली छोड़ दो। तो इसलिए आपको जो नहीं आते हैं वो सीखें, पेपर देखें पीछे पीछे सालों के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और सबसे स्टैंडर्ड पेपर होता है डीएमआरसी, इसरो, पीजीसीएल, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे डीआरडीओ, इनके सबसे स्टैंडर्ड पेपर आते हैं, जिनको अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस लेवल के ऊपर थ्योरी पढ़नी चाहिए। आप तो एक बात करो, सर पीएसपीसीएल वाला बहुत सौखे सौखे क्वेश्चन पूछता है, मैं तो उसी की करूंगा। तो पीएसपीसीएल से पहले कल ही डिक्लेयर हो जाए कि पीजीसीएल में 5000 टेक्नीशियंस की जरूरत है, क्या आप पीजीसीएल का फॉर्म नहीं भरोगे? अरे नहीं भरोगे क्या? नहीं नहीं सर, हम तो पीएसपीसीएल में जाएंगे, वहां थ्योरी आसान आती है, चाहे 10 साल बाद पेपर क्यों ना करवाए, जाना पीएसपीसीएल में, चाहे कुछ ही हो जाए।
सही है क्या? अरे सब्जेक्ट एक ही, उसको ढंग से पढ़ लो। वही थ्योरी आपकी एएलपी में आएगी, वही पीएसपीसीएल में आएगी, वही टेक्निकल हेल्पर में आएगी, वही पीजीसीएल में आएगी, वही इसरो में आएगी, वही डीआरडीओ में, कोई भी एग्जाम है उसमें थ्योरी यही आने वाली है। ये 4 किताबें हैं, उनको कितने सालों में पढ़ते हो ये डिपेंड किस पे करता है? आप पे करता है। इस बार सर मैं केवल 20 ही पेज पढ़ूंगा, अगले साल 20 के आगे पढ़ूंगा, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। ले दे के आपके 10 चैप्टर होंगे, उन 10 चैप्टर को ढंग से पढ़ लो एक बार में, कोई दिक्कत है नहीं आएगी। हो गया ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिखो। अब सबको समझ में आ गया? अरे सबको समझ में आ गया क्या? अगला क्वेश्चन पूछा गया फिर डीएमआरसी में, आपको धारा और वोल्टेज के ताक्षणिक मान दिए गए हैं और पावर पूछी गई। क्या पूछी गई है? पावर। तो लिखो भी, आई बराबर दिया गया है 10 साइन ओमेगा टी और वी बराबर दिया गया है 100 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। आई बराबर दिया गया है 10 साइन ओमेगा टी और वी बराबर दिया गया है 100 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। अब आपको बताओ ये जो मान दिए होते हैं वो बताओ कौन सा मान होता है? अधिकतम मान। कौन सा होता है? और जब भी आप पावर मेजर करोगे तो मैंने आपको बताया जितने मापन उपयंत्र मान पड़ते हैं वो कौन सा मान पड़ते हैं? आरएमएस मान। कौन सा मान पड़ते हैं? अब इस परिपथ की आपको वास्तविक शक्ति का पद निकालने, वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला होता है वी आई कोस फाई। बताओ कितनी आएगी? अब आपको ये कौन सा मान दिया गया है? अधिकतम मान। इसे कौन सा मान बनाना है? आरएमएस। इसको कौन सा बनाना है? आरएमएस। और इन दोनों के बीच में क्या दिया गया है? फेज अंतर। उससे मिलेगा आपको पावर फैक्टर। करो फटाफट क्वेश्चन। तो कुल पावर का मान बताएं कितना आएगी? वास्तविक शक्ति बताएं। किलोवाट। किलोवाट कैसे आएगी? आ गया भी आंसर क्या? अरे आया आंसर किसी का? अरे आंसर नहीं है क्या? अरे इसका अगर आपको आरएमएस मान बनाना तो बताओ किससे भाग दोगे? इसको भी किससे भाग दोगे? रूट 2 से। तो फिर क्या कर रहे हो इतनी देर से बैठे? वी का मान कितना लिखोगे? 100 रूट, अरे 2 लिखोगे नहीं लिखोगे? आई का मान क्या लिखोगे? 10 रूट 2। अब बताओ फेज अंतर कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो कोस 60 और कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो क्या लगे पड़े इतनी देर सोल्व करने में? 100 गुणा में 10 गुणा में कितना आएगा? 1/2 और इधर कितना है? रूट 2। इधर कितना है? रूट 2। रूट 2 रूट 2 कितना होता है? 4। ऊपर कितना आ गया? 1000। 1000 में किसका भाग दे दो? 4 का। तो आंसर कितना आ गया? 250 वाट। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अरे आया आंसर? अरे आया कि नहीं आया? भाई साहब आईटी वाले को 75,000 रुपये तनख्वाह देता है और राजस्थान टेक्निकल हेल्पर वाला देता है 20,000 रुपये और 2 साल पीटी हो रखता है पूरा ट्रेनिंग। उस 2 साल में आपको मिलती है आधी तनख्वाह, तो 2 साल तक मिलती है 10,000। कितनी मिलती है? और यहां मिलती है जाते ही 75,000 रुपये। क्यों मिलती है? तो उनको वही आदमी चाहिए जिनके पास क्या था? नॉलेज। अभी आ नहीं रही इन सालों में वैकेंसी, ठीक है? पहले रेगुलर वैकेंसी रहती थी इसमें। समझ में आ गया? तो अगर आपके पास नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जीवन में क्या मिलेगा? पैसा। पैसा प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। पैसा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। तो जितना आपको नॉलेज है उतना क्या मिलेगा? पैसा। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर आपको मिलेगी मजदूरी। क्या मिलेगी? मजदूरी। तो देख लें आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आपको बढ़िया काम करके